ओके, स्टार्ट किया जाए। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। जो फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको अपन तीन अलग अलग वेज में सॉल्व करते हैं। कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। पहला टाइप मैंने बताया था कि उस टाइप की जो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम वेरिएबल p के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और वेरिएबल y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की है उसको हम p के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन ने सॉल्व किए थे। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और y के लिए, वेरिएबल y के लिए हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले अपन प्रोसेस समझ ले कि क्या प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे जिसके थ्रू हम जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो भी अपने को इक्वेशन गिवन रहेगी, गिवन इक्वेशन किस किस फॉर्म में रहेगी, वेरिएबल x y p और कोई कांस्टेंट टर्म भी वहां पे हो सकता है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है, जो भी मेरी गिवन इक्वेशन है उसको मैं वेरिएबल y की फॉर्म में लिखूंगा। वेरिएबल y की जो अपन वैल्यू निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ x और p होगा। मीन सबसे पहला काम क्या है, y is equals to f of x and p की फॉर्म में आप जो भी इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करेंगे, या in simple words we can say we find the value of y in terms of x and p. Okay, in the second step we differentiate this equation with respect to x. सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को x के लिए डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और यहाँ मैं टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो दिस गिव अस dy by dx is equal to del f upon del x plus del f upon del p into dp upon dx, राइट। और जो dy by dx है दैट इज कॉल्ड स्मॉलर p, जो अपन ने कल की क्लास में सीखा था। या फिर dy by dx को किससे डिनोट करते हैं, p से। तो आपका p इज इक्वल टू कितना आ गया, del f by del x। इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये जो अपना डेरिवेटिव आया है उस डेरिवेटिव में मेरे पास में वेरिएबल x होगा, वेरिएबल p होगा और साथ में इसका डेरिवेटिव होगा किसका, dp का, dp by dx होगा। यानी जो अपन ने फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया उसमें मेरे को जो जो टर्म्स मिली वो किस टाइप की हो सकती है, उसमें वेरिएबल x हो सकता है, वेरिएबल y हो सकता है और p का डेरिवेटिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। ये जो इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, ये क्या होगी, कोई ना कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी बन सकता है, एग्जैक्ट भी बन सकता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी बन सकता है, होमोजेनियस भी बन सकता है। ठीक है, तो जो इक्वेशन 2 है वो हमारी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसमें वेरिएबल कौन कौन से होंगे, x और p। यानी दो टाइप के वेरिएबल होंगे, एक होगा x टाइप का और दूसरा होगा p टाइप का वेरिएबल, जिसमें आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो अपन ने सपोज किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को इसका सॉल्यूशन मिला, किसकी फॉर्म में मिलेगा, xp की फॉर्म में मिलेगा और कोई ना कोई वहां पे एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अपन ने सपोज किया राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज f of x p and any constant c, say this is the equation number 3। ठीक है, क्या किया अपन ने कि जब इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, अपन ऑलरेडी पहले भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अपन क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जब इंटीग्रल वगैरह यूज करते हैं तो वहां कांस्टेंट भी ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे भी वही होगा, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है p, इंडिपेंडेंट क्या है a, तो x और p की फॉर्म में सोल्यूशन होगा और कांस्टेंट भी उसमें आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अपना ये सोल्यूशन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जब आप बोल रहे हैं कि हम सोल्यूशन फॉर y कर रहे हैं तो इसके आगे हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो अपन को मिला, इन दोनों की हेल्प से हम सोल्यूशन निकालेंगे और ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें पैरामीटर p ना हो, ठीक है। यानी जो भी मेरा सोल्यूशन होगा वो एक्चुअल या रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, इन टर्म्स ऑफ x एंड y होगा। और अगर ऐसा हम नहीं कर पाए, ठीक है, उसके लिए सिंपल सा तरीका हम यूज करते हैं, यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर उसमें वेरिएबल p आ रहा है तो वो अपना एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है। यानी हमको करना क्या है, इक्वेशन 1 और 3 से p को एलिमिनेट कराना। p को एलिमिनेट कराने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन बचेगा वो क्या होगा, हमारा सोल्यूशन। और अगर हम p को एलिमिनेट नहीं कर पाए, अगर हम p को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि हम वेरिएबल x की भी वैल्यू निकालेंगे और वेरिएबल y की भी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जो वेरिएबल x और y की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इन टर्म्स ऑफ p एंड कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो हम x निकालेंगे वो कैसा होगा, इसमें p होगा और कांस्टेंट c होगा। ऐसे जो y की वैल्यू निकालेंगे उसमें भी p और c ही होंगे, p वेरिएबल होगा और c कांस्टेंट होगा। अब ये दोनों इक्वेशन मिलके कंबाइंडली अपन को क्या प्रोवाइड करेगी, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहलाता है सॉल्यूशन फॉर y। इसमें अपन ये स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले तो मेथड में अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो बता दें, फिर अपन जो है उसके बाद उसकी क्वेश्चन सॉल्व करें। जी, किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। मेथड में कहीं कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ गई है मेथड, है ना? नो सर, दिक्कत हो रहा है सर, कॉल वाला समझ में आ गया, आज वाला नहीं समझ में आ रहा था। इसमें न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर सकते हैं यानी, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन अपन इसमें बेस पे देखिए क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन y is equals to 2px minus xp square. y is equals to 2px minus of xp square। इसको अपन को सॉल्व करना है। अब देखिए, जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन बिलोंग्स टू व्हिच टाइप एंड व्हाट आर द प्रोसेस टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अभी तक अपन बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो अपन को आइडेंटिफाई करना था कि इक्वेशन लीनियर बनती है या एग्जैक्ट बनती है या होमोजेनियस बनती है, किस टाइप की इक्वेशन। अब यहाँ पे अपने को जब अपन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन चलेंगे, या तो हम p के लिए सॉल्व करें या x के लिए, या अभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि आप इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है या y के लिए सॉल्व करना है या p के लिए। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन x के लिए इजीली सॉल्व होगी या y के लिए इजीली सॉल्व होगी या p के लिए इजीली सॉल्व, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आइडेंटिफिकेशन आप कभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। किसी भी क्वेश्चन को पहले से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसको x के लिए सॉल्व कर लूंगा या y के लिए कर लूंगा या p के लिए कर लूंगा, ठीक है। वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस वेरिएबल के लिए इजीली सॉल्व हो सकता है। जैसे अगर अभी अपन यहाँ बात करें तो ये इक्वेशन वेरिएबल y के लिए सबसे आसानी से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। क्यों हो सकती है वो रीजन अभी अपन जब आगे की
एक और टर्म पढ़ेंगे सॉल्यूशन फॉर एक्स, वहां और क्लियर होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना कि इस क्वेश्चन में ये चीज थी, इसलिए शायद सर ने इसको ये y के लिए सॉल्व किया, या इसमें ये टर्म्स आ रही थी इसलिए इसको p के लिए सॉल्व किया, है ना। तो यहाँ पे अपन देखें, ये अपन सॉल्व कर रहे हैं फॉर y के लिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जैसे प्रोसेस की अपन ने बात करी थी, तो प्रोसेस में अपन ने फर्स्ट स्टेप में क्या करा था कि जो भी इक्वेशन दी है उसमें सबसे पहले आप y की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, इसने ऑलरेडी y की वैल्यू दे रखी है और इन टर्म्स ऑफ x और p ही दे रखी है, तो अपनी पहली स्टेप तो ऑलरेडी क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे आपने बता दिया डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले आपने 2p को कांस्टेंट लिया, d बाई dx इसका करा x का, फिर प्लस x को कांस्टेंट लिया, 2b कांस्टेंट था, डिफरेंशिएट किया p को विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dp बाय d। सेम यहाँ पे भी देखें xp स्क्वायर, ये भी प्रोडक्ट ऑफ 2 है, तो यहाँ पे भी आपने सेम फार्मूला लगाया। पहले आपने p स्क्वायर कांस्टेंट लिया, d बाई dx इसका सॉल्व कर दिया x का, देन माइनस, क्योंकि माइनस था यहाँ पे तो वो दोनों मल्टीप्लाई होगा, देन x को कांस्टेंट लिया, d बाई dp अपन को किसका निकालना है, p स्क्वायर का, इनटू dp बाय d, क्योंकि p स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, इसलिए हमने वहां पे चेन रूल लगा के इस टाइप से लिख दिया, dy by dx इज इक्वल टू क्या गया यहाँ से 2p, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, यहाँ से बच रहा है 2x dp by dx, देन माइनस p स्क्वायर, x कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 1, देन माइनस ऑफ x कांस्टेंट, p स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2p into dp by dx as it is, right? Then dy by dx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, p से। कल की क्लास में अपन ने जैसे डिस्कस किया था, तो dy by dx की जगह आपने पुट कर दिया p is equals to 2p plus 2x dp upon dx minus के p square minus के 2px dp by dx, राइट। अब ये वाले p को अगर अपन दूसरी साइड शिफ्ट कर दे तो इक्वलिटी में क्या चला जाएगा 0, तो हमने क्या किया, यहाँ से इस 2p को इधर शिफ्ट किया, तो क्या आ जाएगा 2p माइनस p, कितना बचा ओनली p, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बची, p माइनस ऑफ p स्क्वायर प्लस के 2x dp by dx and minus के 2px dp by dx, and this is equals to 0, right? अब फर्स्ट टू टर्म में से अपन देखें कुछ कॉमन अपन को मिल सकता है, क्या कॉमन मिल रहा है p, और सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म में से अपन को क्या कॉमन मिल सकता है, 2x भी कॉमन है, dp by dx भी कॉमन है, तो हम यहाँ पे इन दोनों में से p कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस ऑफ p, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया 2x कॉमन लिया, dp by dx कॉमन लिया, ठीक है, ये आपने कॉमन क्या लिया 2x कॉमन लिया है, dp by dx कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा ओनली 1, और यहाँ से क्या बचा माइनस ऑफ p, एंड दिस इज इक्वल टू, फिर 1 माइनस p दोनों में से फिर से कॉमन आ गया, यानी अपने पास नेक्स्ट टर्म क्या बन गई, दोनों में से कॉमन आया 1 माइनस p इंटू रिमेनिंग क्या रहा p प्लस 2h dp बाय dx, यहाँ पे बचा p प्लस 2h dp बाय dx, एंड
दिस इज इक्वल टू जी। मैंने आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन को सिंपलीफाई किया, तो आपको ये फैक्टराइज फॉर्म में एक इक्वेशन मिली। अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक वेक्टर तो 1 माइनस पी है और दूसरा वेक्टर क्या है p प्लस 2x dt बाई dx। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हमारे पास जितने भी यहाँ फैक्टर्स मिलेंगे उसमें से केवल वही फैक्टर हमको चूज करना है जिसमें p का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और जिस फैक्टर में p का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे। केवल उस वेक्टर को लेके अपन इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें वेरिएबल p का डेरिवेटिव कंसिस्ट हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस पी ये ऐसा फैक्टर है जिसमें डेरिवेटिव ऑफ p एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इज नॉट कंटेन dt बाय dx, यानी p का डेरिवेटिव कंसिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर अपन इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सिर्फ इस फैक्टर को लेके आगे अपन क्वेश्चन बढ़ाएंगे। क्या बचेगा, p प्लस 2x dt बाय dx एंड दिस इज इक्वल टू g। ठीक है, जैसा अपन ने प्रोसेस में बताया था कि पहले तो अपन ने p की वैल्यू निकाली, फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो अपने को इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और कैसी डिफरेंशियल होगी, इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल x और p कंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, वेरिएबल x, p और p का डेरिवेटिव। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला तो आपको दो वेक्टर्स मिले, तो आपने एक वेक्टर को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, वी नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट वेक्टर बिकॉज इट इज नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ p। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी इसको हमको देखना है किस टाइप को बिलोंग करती है और इसका सॉल्यूशन कैसे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज 2x dt by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ p लिख सकते हैं अपन। ठीक है, p देन dx इधर शिफ्ट किया, 2x डिनोमिनेटर में, वो p को वापस लेफ्ट में लिया, तो हमारे पास किस तरीके से कुछ रिजल्ट मिल सकता है, क्या 2 dt अपॉन p इज इक्वल टू माइनस k dx अपॉन x। वही लिखकर dx इधर x इधर, तो वेरिएबल x जो सारे कहाँ गए, राइट हैंड साइड में, और वेरिएबल p वाली टर्म पूरी कहाँ गई, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अपन ऐसा कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जब अपन ने ऐसा किया तो हमारी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेट किया, देखिए क्या रिजल्ट आता है, 2 एज इट इज 1 अपॉन p का इंटीग्रल हो गया log p, और 1 अपॉन x का हो गया माइनस के log x, और कांस्टेंट हमने ऐड कर लिया log। ठीक है, पहले ऐड करें बाद में ऐड करें, लेफ्ट राइट कहीं भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ p का स्क्वायर, log x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस ऑफ log x इज इक्वल टू log c, और log n प्लस n क्या हो जाता है, log n into n, then this gives us log xp square is equal to log c, और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, xp square is equal to c। से दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको आपने इक्वेशन 2 कहा, इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 जो गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन 2 जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और इक्वेशन 3 जो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। हमको चाहिए इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन, तो वो कैसे आए, तो लास्ट अपन ने क्या बताया था प्रोसेस में कि जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन होगी इनकी हेल्प से हमको क्या करना है, p को एलिमिनेट कराना है। अगर p एलिमिनेट हो जाता है तो हमारे पास
इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिल गया। ठीक है, तो वापस मैं कहा गया इक्वेशन 1 पे, अगेन बाय इक्वेशन 1 क्या था, y इक्वल टू 2px, तो p स्क्वायर xp स्क्वायर को मैंने लेफ्ट में ले लिया इज इक्वल टू किसके 2px। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं, राइट। क्या आ गया, y प्लस xp स्क्वायर इज इक्वल टू 2p। अब अगर आप ध्यान दें तो ये xp स्क्वायर की जगह मैं c लिख सकता हूं, तो यहां से तो p आपका एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में p एलिमिनेट नहीं हो रहा है, राइट हैंड साइड में p एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो वो कैसे एलिमिनेट हो सकता है वो मैं सोच लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर किया तो क्या गया, y प्लस xp स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 4p स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 4p स्क्वायर x इंटू x। अब फर्क देखे क्या पड़ा, ठीक है, यहां से क्या बन गया, y प्लस xp स्क्वायर के लिए आपने क्या पुट कर दिया c, कहां से इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 आपका एज इट इज। ठीक है, वापस से xp स्क्वायर की जगह पे यहाँ क्या रख सकता हूँ c और इनटू में आपका, तो ये जो है आपके पास में दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि इस इक्वेशन में आप देखो कहीं पे भी p नहीं आ रहा है, और मेरे को सॉल्यूशन में कोशिश यही करनी रहती है कि जो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मैं y के लिए निकाल रहा हूँ तो उसमें कहीं पे भी p ना हो। अगर मान लीजिए आपने जैसे यहाँ तो ये कन्वर्ट होके दे रहा है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि इस तरीके से कन्वर्ट ना हो पाए, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू c अपॉन p स्क्वायर, यानी x की वैल्यू किसमें आ रही, c और p की, वो x की वैल्यू में यहाँ पे इस इक्वेशन में रखना। जब इस इक्वेशन में रखूंगा गिवन इक्वेशन में, तो हो सकता है कि मेरे को जो y की वैल्यू मिले उसमें भी केवल कांस्टेंट c और p होगा। ठीक है, तब ये जो दो वैल्यू मिली, एक x की मिली एक y की मिली, ये दोनों वैल्यू मिलके हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाए। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसी जरूरत मेरे को नहीं पड़ी, मैंने क्या किया, c की जो भी वैल्यू आएगी उसी की हेल्प से अपनी गिवन इक्वेशन की हेल्प से अपना सॉल्यूशन निकाल लिया, जिसमें वेरिएबल p नहीं आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी, कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो बता दे मेरे को। सर जी बोले। सर इस सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है सर कि कॉल पी के लिए क्या है, वाई के लिए एक से ये कैसे पहचानेंगे सर, पी ये के लिए बेटा होगा जब या तक वाई अपन के लिए देखो होगा कुछ या क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अपने को ये चीज नहीं समझ में आएगी कि इसका सॉल्यूशन x के लिए आसानी से हो जाएगा या y के लिए आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दिखने में तो सब एक जैसे ही लगते हैं, है ना। वो प्रैक्टिस के बाद ही अपन को समझ में आ पाता है कि क्वेश्चन किस वेरिएबल के लिए आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अभी अपन जब x के लिए सवाल करेंगे उस टाइम थोड़े से एक दो हिंट हम देंगे कि आप उस हिंट का यूज करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये किसके लिए आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो तब जब अपन तीनों टाइप पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपको हम कुछ हिंट देंगे, आप उन हिंट का यूज करके जो है आइडेंटिफाई कर, पर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। देखो ट्रिक जो होती है हमेशा सही नहीं होती है, ठीक है, केवल एक वो लॉजिक होता है कि इस लॉजिक का यूज हम करके देख ले, शायद लॉजिक सही बैठ जाए। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉलो भी हो जाता है। क्लियर, चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन, इसी मेथड पे बेस है। मैंने कहा ना सिर्फ आप मेथड को फॉलो करो, अगर मेथड को फॉलो करोगे तो आपका 50 to 60% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है।
चलिए इसी का सेकंड प्रॉब्लम है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation y is equals to 2px, y is equals to 2px plus p to the power n। अब यहाँ पे देखिए क्लियर कट उसने जब अपन को y की वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व करके दे ही दी है, तो फिर मैं क्यों इसको p के लिए सॉल्व करूं? p के लिए सॉल्व करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। और अगर आप सोचे कि हम इसको p के लिए सॉल्व करें या नहीं करें, तो हम तो कहेंगे बिल्कुल ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि यहाँ से क्या आप p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जब भी कल जो मैंने क्वेश्चन किए उसमें हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले इक्वेशन को फैक्टराइज करके p की डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहे थे और फिर p को रिप्लेस किससे कर रहे थे, dy by dx से, यही करते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं? p को फैक्टराइज करके p की कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। p की पावर n दिया हुआ है, जहां से p को निकालना आसान नहीं है, इसलिए इक्वेशन p के लिए तो सॉल्वेबल है ही नहीं। अब दूसरा ऑप्शन आता है, क्या इक्वेशन x के लिए सॉल्वेबल है या y के लिए सॉल्वेबल है? तो आप कह सकते हैं इक्वेशन x के लिए भी सॉल्व हो सकती है, y के लिए भी सॉल्व हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आप x की वैल्यू भी इजीली इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और फिर x के लिए क्या प्रोसेस है वो अभी अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इक्वेशन x के लिए सॉल्व हो सकती है। लेकिन फिर भी हम उसको x के लिए सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है कि x को सॉल्व करने में थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। ऑलरेडी जब मेरे को y की वैल्यू दे रखी तो मैं उससे x की वैल्यू क्यों निकालूं? जब ऑलरेडी y की फॉर्म में वैल्यू दे रखी तो मैं इसको सीधे सीधे y के लिए सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो y अपने को ऑलरेडी मालूम था, अगर नहीं मालूम होता तो हम कोशिश करते कि पहले y की वैल्यू फाइंड करें, देन फिर अपन उसको y के लिए सॉल्व करें। ठीक, तो यहाँ ऑलरेडी y गिवन है, सिर्फ अपन ने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन उसको नाम दे दिया, फर्स्ट स्टेप अपनी क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी y की फॉर्म में वैल्यू आई है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, 2px, पहले 2p कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव हुआ 1, फिर x इज कांस्टेंट, 2p को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2 dp by dx, ठीक है, 2 dp by dx। देन p की पावर n को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू a, क्या आ जाएगा n p की पावर n minus 1 into dp upon dx। ये वाली टर्म कैसे आई? क्योंकि p x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता था, इसलिए आपने चेन रूल लगाया, क्या लिखा, d by dp of p to the power n into dp by dx, देन ये डिफरेंशिएट। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों में dp by dx कॉमन आ रहा है, और साथ में dy by dx को हम किससे रिप्लेस करते हैं, p से। तो इस dy by dx यदि मैंने पुट किया p, साथ में ये जो 2p आपका एज इट इज, प्लस इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, dp by dx कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2x प्लस n p की पावर n minus 1 dp by dx कॉमन ले, ये 2p, p को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या जाएगा, माइनस में p के इक्वल, ठीक है। क्या बचा, उधर शिफ्ट करने के बाद माइनस ऑफ p बचा, ऐसे ये इधर शिफ्ट हुआ, क्या बच रहा है, p minus 2p दैट इज माइनस ऑफ p इज इक्वल टू किसके, 2x प्लस n p की पावर n minus 1 into dp upon dx। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। अभी अपन ने क्या करा, सिर्फ डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएट करने के बाद अपनी सेकंड स्टेप में अपन ने क्या कहा था कि डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है?
किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया यहाँ कि इस स्टेप में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, लेकिन बनाना तो कंपलसरी है, क्योंकि जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपन ऐसा क्या करें कि ये एक पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है तो आप बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल पे पहले जाएंगे, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन रखेंगे लीनियरिटी का, लीनियर, ठीक है। लीनियर अगर नहीं बन रही है तो फिर आप क्या देखेंगे कि एग्जैक्ट बन रही हो, एग्जैक्ट नहीं बन रही हो तो आप क्या सोचेंगे क्या होमोजीनियस बन सकती है, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शन आपको सोचना है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मैं बता दूंगा, लेकिन नया क्वेश्चन आता है तो आपको ही सोचना है कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो यहां से अभी मैंने क्या किया कि जो भी मेरे को इक्वेशन मिली, यहां से तो मेरे को नहीं लग रहा था कि कोई भी ये इक्वेशन बन पा रही, तो मैंने क्या किया इसको dx अपॉन dt की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा, हो सकता है मेरे को कोई इक्वेशन मिल जाए। पहले तो dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया dt से dt, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी माइनस के p dx अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू 2x प्लस np की पावर n माइनस 1। देन माइनस ऑफ p से इस पूरे को डिवाइड कर दिया, जब माइनस ऑफ p से पूरी इक्वेशन डिवाइड हुई तो हमारे पास रिजल्टेंट बचा dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस, विद माइनस p डिवाइड किया क्या आ जाएगा माइनस के 2x अपॉन p एंड माइनस ऑफ np की पावर n माइनस 1 अपॉन में कितना, जब ये p न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से n माइनस 1 तो ये क्या दे देगा n माइनस 2 दे देगा इसकी पावर, ठीक है। इसको मैंने राइट में से लेफ्ट में ले आया, क्या बन गया dx अपॉन dt प्लस के 2 अपॉन p x इज इक्वल टू माइनस के n p की पावर n माइनस ऑफ से, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। और आप देख रहे हो कि क्लियरली जो इक्वेशन सेकंड आपने बनाई है वो कैसी बन रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर किसमें वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हुई तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और बाद में उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे, राइट। तो अपन यहाँ कह सकते हैं विच इज लीनियर डिफरेंशियल, ठीक है, जिसके लिए आपने क्या निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। अब ये p जो आप बोल रहे हैं वो ये वाला p नहीं है, ये p किसका है जो डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीपल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीपल क्या है 2 अपॉन p इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू p, जो क्या है इंडिपेंडेंट